हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। जहां पर आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जो मध्य प्रदेश की भाषाओं से संबंधित है। प्रमुख जो बोलियां हैं, उपबोलियां हैं और जो साहित्यिक संस्थाएं तथा सृजन पीठ हैं, इन सभी से हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। ये आपके हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट। जीएस में भी जो भाषा और साहित्य का टॉपिक है उससे संबंधित है और हिंदी से भी आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रमुख बोलियों, भाषा और साहित्यिक संस्थाओं की हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर प्रमुख हम बोलियों की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले बुंदेली की चर्चा कर लेते हैं। बुंदेली की अगर बात करें तो बुंदेली जो बोली है सौरसेनी अपभ्रंश से जन्मी है। पश्चिमी हिंदी की एक महत्वपूर्ण ये बोली है। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका कि सौरसेनी अपभ्रंश से जन्मी है, पश्चिमी हिंदी की एक बोली है और आर्य भाषा परिवार की बोली है। ठीक है, प्रदेश में इस बोली की अगर बात करें तो इस बोली का क्षेत्र अन्य बोलियों की तुलना में सबसे व्यापक है। और इसका जो बुंदेली ये नामकरण है वो किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, और इस बोली के प्रमुख साहित्यकारों में गंगाधर व्यास, केशव, जगनिक, पद्माकर आदि विद्वान हैं। साहित्यकार महेश कटारे सुगम ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन भी किया है। ठीक है, बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया है? महेश कटारे सुगम ने। बनाफरी, भदावरी, कोष्टी और निभट्टा ये बुंदेली की कुछ मिश्रित रूप है बुंदेली बोलियों के। ठीक है, इस बोली का विस्तार की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये भी हो जाता है कि कहाँ पर है। महाराष्ट्र के चांदा, नागपुर, बुल्ढाना, भंडारा, अकोला जिलों में। उत्तर प्रदेश के कौन से? झांसी, जालौन, ललितपुर, आगरा, हमीरपुर, इटावा, बांदा जिलों में। और मध्य प्रदेश जो स्पेशल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की बात करें तो छतरपुर, टीकमगढ़, दामोह, सागर, पन्ना, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद, इन जिलों में बुंदेली बोली का ये यानी कि क्षेत्र है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश में छतरपुर, टीकमगढ़, दामोह, सागर, पन्ना, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद जिलों में बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज बुंदेली को होगी। बुंदेली के बाद नाम एक आता है महत्वपूर्ण नाम निमाड़ी। निमाड़ी से संबंधित साहित्य भी हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है हिंदी में। तो निमाड़ी की बात करें तो ये भी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी कहा। निमाड़ी को क्या कहा? दक्षिणी राजस्थानी। ये बोली प्रमुख रूप से खंडवा, खरगोन, धार, देवास और बड़वानी इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी और झाबुआ तथा इंदौर जिलों में ये निमाड़ी बोली बोली जाती है। निमाड़ी के बोली के कुछ स्थानगत और जातिगत रूप भी प्रचलित हैं। और निमाड़ी बोली के प्रमुख साहित्यकार में नाम किसका आता है? सींगा जी का। संत सींगा वो निमाड़ी के प्रमुख साहित्यकार हैं। ठीक है, उसके बाद अम्मार बोल। अम्मार बोल क्या है? निमाड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। कौन सा? अम्मार बोल निमाड़ी का पहला महाकाव्य है जो कि महाभारत का निमाड़ी अनुवाद है। किसका है? महाभारत का निमाड़ी अनुवाद है। इसके रचयिता है महादेव प्रसाद चतुर्वेदी। तो अम्मार बोल निमाड़ी का पहला महाकाव्य जो महाभारत का अनुवाद है और महादेव प्रसाद चतुर्वेदी इसके रचयिता हैं। प्रभाकर चौबे जो है प्रसिद्ध निमाड़ी गायक थे। वे निमाड़ी भाषा में ठुमका नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है, और निमाड़ी साहित्य का जो इतिहास नामक पुस्तक है डॉक्टर श्रीराम परिहार द्वारा लिखी गई। निमाड़ी साहित्य का इतिहास डॉक्टर श्रीराम परिहार ने लिखा। वर्ष 19 सितंबर को यानी 19 सितंबर को हर वर्ष हम निमाड़ी दिवस वहाँ मनाया जाता है। निमाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद बघेलखंडी बोली की बात करें। बघेलखंडी का विस्तार पूर्वी की तरफ आ गया। अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेलखंडी का जन्म हुआ। पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण ये बोली है। ये बुंदेली और निमाड़ी किसकी थी? पश्चिमी हिंदी की। अब बघेलखंडी पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली की पैतृक भाषा किसको माना जाता है? अवधी को माना जाता है। बघेली की पैतृक भाषा अवधी। और ग्रियर्सन ने इस भाषा को पूर्वी हिंदी वर्ग में रखा है। ठीक है, बघेलखंडी, रिवई और रिमही। बघेलखंडी, रिवई और रिमही ये क्या है? इसको ये नाम है इसके। बघेलखंडी, रिवई और रिमही इसके प्रमुख नाम हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख बोलियों की बात करें, उपबोलियों की बात करें तो गरोहा और तिरहरी। गरोहा और तिरहरी ये क्या है? बघेलखंडी की उपबोलियां हैं, गरोहा और तिरहरी। विशुद्ध प्रदेश में विशुद्ध अगर देखा जाए तो बघेली कहाँ बोली जाती है? तो बघेली रीवा, शहडोल, सतना और सीधी जिलों में। रीवा, शहडोल, सतना और सीधी यानी जो पूर्वी जिले हैं वहीं पर।
वहाँ पर ये बोली जाती है। मंडला जिले की जनजातियों में मिश्रित रूप से ये भाषा प्रचलित है और इस बोली में लोकगीतों लोक कथाओं के रूप में फुटकर साहित्य भी रचा गया है। ठीक है, यानी कि लोकगीतों और लोक कथाओं की अगर बात करें तो वो बघेली में आपको मिलेगा ज़्यादातर। महाराज विश्वनाथ सिंह की विश्वनाथ प्रसाद प्रकाश, परम धर्म विजय जैसी मुख्य रचनाएं किसमें रची गई हैं? बघेली साहित्य की द्योतक हैं, बघेली में है। ठीक है, निवाश्री निवास शुक्ला सीधी के हैं, इन्होंने बघेली शब्दकोश का संकलन किया है। श्रीनिवास शुक्ला बघेली शब्दकोश का इन्होंने संकलन किया। ठीक है, उसके बाद अन्य भाषाओं की अगर बात करें तो अम्मार बोल, ये तो हाँ ये हो गया था। उसके बाद हम बात करते हैं मालवी की। मालवी की अगर बात करें तो मालवी भाषा की, मालवी हिंदी के राजस्थानी वर्ग की बोली है। किसकी बोली है? राजस्थानी वर्ग की है ये। मालवा क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको मालवी कहा गया। धीरेन्द्र वर्मा ने मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, धीरेन्द्र वर्मा ने मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहा और डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी कहा। दोनों में फैक्ट है, धीरेन्द्र वर्मा ने दक्षिणी राजस्थानी और कृष्णलाल हंस ने पश्चिमी हिंदी कहा। ठीक है, रागड़ी, सोंदवाड़ी एवं उमठवाड़ी इसकी उपबोलियां हैं। रागड़ी, सोंदवाड़ी एवं उमठवाड़ी इसकी बोलियां हैं। ये प्रमुख रूप से सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास एवं इंदौर जिलों में बोली जाती है। ठीक है, सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास और इंदौर में बोली जाती है। कौन सी? मालवी। ठीक है, और ये भाषा मालवी ध्वनि और रूप की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के निकट है। अगर ध्वनि और रूप की बात करें तो ये पश्चिमी हिंदी के निकट है, जबकि इसकी आत्मा में क्या बसी है? मारवाड़ी बसी है। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं इसको, हाँ, इस सौरसेनी, अंतर्वेदी और ग्वालियरी, कन्नौजी एवं पिंगल भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मुख्य भाषा है। इस बोली में इसे सौरसेनी, अंतर्वेदी, ग्वालियरी और कन्नौजी भी कहते हैं। ठीक है, और ये ब्रज भाषा की बात हो रही है तो ये ब्रज भाषा की नाम है। उसके बाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मुख्य भाषा भी यही है और इस बोली में सूरदास, मीरा, रसखान जैसे कवि हुए, आप सभी जानते हैं। और ये भाषा सौरसेनी अपभ्रंश की है और सभी ब्रज भक्त, कृष्ण भक्त कवि इसी ब्रज भाषा में है। तुलसीदास की विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में ही है। फिर अगली बोली आती है भदावरी। भदावरी की बात करें तो भदावरी ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर में मुख्य रूप से बोली जाती है। भदावरी मुरैना और भिंड, भा से भदावरी, भा से भिंड, याद रखिएगा। मुरैना और ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर में भदावरी बोली जाती है। भिंड जिले का अटेर, भिंड महागांव का क्षेत्र और भदावर धार नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ की बोली क्या है? भदावरी है। भदावरी क्या है? कहावतों में प्रयुक्त होने वाली बोली। अगर क्वेश्चन आपके लिए आता है कि कौन सी बोली कहावतों में प्रयुक्त होती है तो वो भदावरी बोली है। कहावतों में प्रयुक्त होने वाली ये एक सशक्त बोली भी है और भिंड में लगभग 60 लाख लोग ये भाषा बोलते हैं। भदावरी को बुलंद एवं गांववारी आदि उपनामों से भी जाना जाता है। बुलंद और गांववारी ये इसके प्रमुख उपनाम भी हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य बोलियों की बात करें, कोरकू, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन जिले के कोरकू आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। कोरकू भाषा जो है, ठीक है, कोरकू आदिवासी जनजाति है और इनकी भाषा है कोरकू। ये बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और खरगोन में बोली जाती है। इस बोली में लोक गीतों एवं लोक कथाओं के रूप में फुटकर साहित्य भी रचा गया है। भीली की बात करें तो भीली रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन और अलीराजपुर जिलों में रहने वाले भील जनजाति के द्वारा बोली जाती है। गोंडी की बात करें तो गोंडी प्रदेश में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद जिलों में बोली जाती है गोंड जनजाति द्वारा। ठीक है, और कोयतूल नाम से भी ये बोली प्रचलित है। गोंडी का दूसरा नाम क्या है? कोयतोल। इंपॉर्टेंट है ये। वर्ष 1957 में बालाघाट जिले के भाव सिंह मसराम ने गोंडी बोली को गोंडी लिपि में प्रकाशित किया था। ठीक है, फिर आती है सिकरवारी। सिकरवारी क्या है? ये मध्य भारत का सर्वाधिक प्रभुत्ववादी क्षेत्र है, इसलिए इसे क्षत्रियों की भूमि कहते हैं और यहाँ की भाषा क्या है? सिकरवारी। ठीक है, मध्य भारत के क्षेत्र में ये बोली जाती है सिकरवारी। ठीक है, अब बात हम करेंगे प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं की। प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाओं की बात अगर करते हैं तो मध्य प्रदेश में जैसे कला परिषद है, साहित्य परिषद है, सिंधी अकादमी, भारत भवन, तमाम ऐसी सांस्कृतिक संस्थाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है और इसकी स्थापना हुई 1969 में भोपाल में। तो ज़्यादातर का कार्यालय आपको भोपाल में ही मिलेगा। ठीक है, और इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, स्थापना हुई 1969 में। ये द्विमासिक पत्रिका रचना
इसका प्रकाशन भी करती है। कौन सी पत्रिका? रचना का। और ये साक्षात्कार नामक भी पत्रिका प्रकाशित करती है और ये हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित भी करती है। ठीक है, उसके बाद आता है उर्दू अकादमी। उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में भोपाल में हुई उर्दू साहित्य के उन्नयन के लिए। ये अकादमी मध्य प्रदेश में विभिन्न उर्दू साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। भारत भवन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13 फरवरी 1982 को भोपाल में भारत भवन न्यास अधिनियम 1982 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था इसका? सृजनात्मक कलाओं के विकास, परीक्षण और अन्वेषण, प्रचार प्रसार का और उसका प्रोत्साहन करना। ठीक है, इसका जो भवन है इसका डिजाइन वास्तविक चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। ठीक है, ये भवन किसमें? 4 खंडों में विभक्त है और विभिन्न तरह की कलाओं का संरक्षण इसमें प्राप्त है और ललित कला से संबंधित ललित नामक पुस्तकालय भी यहाँ पर बना हुआ है। इसके 6 खंड हैं: वागार्थ, रूपक, रूपंकर, रंगमंडल, अनहद, ललित और छवि। ये सभी इसके खंड हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रविंद्र भवन। रविंद्र भवन भोपाल में स्थित रविंद्र भवन भारत के सर्वश्रेष्ठ नाट्यगृहों में से एक। तो रविंद्र भवन क्या है? नाट्यगृह है। प्रशासनिक दृष्टि से ये भवन राजभाषा और संस्कृत संचालन के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद संस्कृत अकादमी। संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई 1985 में भोपाल में संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इसमें पुरस्कार, समारोह, संगोष्ठी का भी आयोजन संस्था करती है। फिर तुलसी अकादमी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुलसी अकादमी। तुलसी अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1987 में। मुख्य उद्देश्य क्या था? तुलसी साहित्य का अन्वेषण, प्रचार प्रसार और संरक्षण करना। इसमें भी परिचर्चा, संगोष्ठी, व्याख्यान आदि का आयोजन होता रहता है और ये इस अकादमी के अंतर्गत चित्रकूट में तुलसी शोध संस्थान कार्यरत है और ये अकादमी समाधान नामक पत्रिका भी प्रकाशित करती है। ठीक है, तो समाधान पत्रिका कहाँ से निकलती? तुलसी अकादमी से। ठीक है, फिर आचार्य शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास, ये भी मध्य प्रदेश में है और इसका उद्देश्य शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना था। फिर मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, 1980 में इसकी स्थापना हुई। आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और आदिवासी साहित्य के संरक्षण आदि के और विकास के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और उसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, इसकी स्थापना 1979 में हुई। यह अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में भारतीय साहित्य संगीत के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार के लिए कार्य करती है। यह शास्त्रीय संगीत व नृत्य के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करती है। फिर कालिदास अकादमी की बात करें। कालिदास अकादमी की स्थापना वर्ष 1997 में उज्जैन में की गई। इसका मुख्य कार्य क्या था? नृत्य और संगीत प्रशिक्षण, कला प्रदर्शनियां, संगीत, नृत्य शोध, लोक कलाएं और संगोष्ठी का अकादमी कालिदास समारोह का आयोजन भी करती है। फिर भोजपुरी साहित्य अकादमी। भोजपुरी साहित्य अकादमी की स्थापना 2013 में हुई संस्कृत विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के और भोजपुरी साहित्य अकादमी का गठन मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद के अंतर्गत किया गया। उद्देश्य क्या था? देश में निवासरत भोजपुरी भाषियों को शीर्षक और स्तरीय रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। फिर पंजाबी अकादमी है, इसका भी गठन मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया गया, पंजाबी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, फिर पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय, 1956 में ये भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश कला परिषद जो इम्पोर्टेंट है, 1952 में इसकी स्थापना भोपाल में हुई। संगीत, नृत्य, लोक कला, नृत्य कला और रंगमंच की गतिविधियों को संरक्षण और संवर्धन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। फिर मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी आता है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना हुई 1983 में। ठीक है, यानी सिंधी भाषा और साहित्य के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कला परिषद हमने पढ़ा 1952 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और ललित कला, नृत्य, संगीत, रंगमंच को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य था। मूर्तियों का प्रदर्शनी का आयोजन, खजुराहो नृत्य समारोह, तानसेन समारोह जो ग्वालियर में होता है, एवं काष्ठ शिल्प पर आधारित कृतियों का यहाँ पर प्रदर्शनी होती है। ठीक है, इसके बाद प्रमुख संस्थाएं हैं जो भोपाल में, अपन इनको ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्ट में। मध्य प्रदेश कला परिषद, ये भोपाल, सबका ज़्यादातर मुख्यालय भोपाल में, सिर्फ कालिदास अकादमी का मुख्यालय आपको उज्जैन में मिलेगा और त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में है। बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट है वो सब भोपाल में ही है। ठीक है, तो आप ये यहाँ से आप याद कर सकते हैं। फिर कुछ सृजन पीठ जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, सृजन पीठ की भी हम बात कर लेते हैं। मुक्ति बोध सृजन पीठ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है ये।
ठीक है। और प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। तुलसी अकादमी हमने पढ़ी ली, स्थापना 1887 भोपाल में हुई, ठीक है। और मध्य प्रदेश सृजन पीठ मध्य प्रदेश के अन्य सृजन पीठों की बात करें तो ये निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, दुर्गावती सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, महादेवी वर्मा सृजन पीठ अटल बिहारी विश्वविद्यालय हिंदी भोपाल में है। गांधी शोध पीठ अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, राजशेखर सृजन पीठ जबलपुर में है। आर्य शंकराचार्य सृजन पीठ ओंकारेश्वर खंडवा में है। परशुराम सृजन पीठ जानापाव महू में है। और बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर में, इसकी स्थापना सन 2008 में हुई थी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हिंदी और जीएस सामान्य ज्ञान दोनों से संबंधित थे। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही कल फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अब हमारी कोशिश रहेगी कि इन 10 दिनों में आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जुड़ा जाए, ना कि सिलेबस को लेकर के। तो आप लोग अगर सिलेबस में कोई और चीज़ें पढ़ना चाहते तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम लोग कल से प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।